नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको पता है, अभी जस्ट बोले कि अब हम लोग देखेंगे ही। इसके फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ठीक है। इसका फंक्शन है मतलब कार्य जो है, ये अमीनो अम्ल द्वारा जो है, अमीनो अम्ल का उपयोग करके यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो मेन फंक्शन हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये आरएनए और डीएनए प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। चार चीज देखिए, इसका खोज पायलट ने किया था। नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। किसका बना होता है, तो आरएनए और डीएनए प्रोटीन का बना होता है। तो इसका शेप कैसा होता है, तो ये गोलाकार शेप होता है। तो ये पूछ लिया तो याद ध्यान रखिएगा, ये गोल आकार में होता है। जैसे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे ना, तो उस पर था बहुत सारा राइबोसोम उपस्थित है इसके ऊपर। तो इसके कारण से वो गोलाकार शेप हो गया, गोलाकार मतलब छोटा शेप। और एक चीज आप जान लीजिए, मतलब हमारे कोशिका का जो है, जो कोशिका जो देखा था, इसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है ना इसमें, मतलब कोशिकांग जितना भी है, जैसे जितना नाम लिखा हुआ है कोशिकांग है, इसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम का ही है, ठीक है। इसको इसीलिए चूंकि बना हुआ किससे था, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। तो आरएनए प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, यानी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण, ठीक। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, आपको पता होना चाहिए। हर कोशिका में उपस्थित होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है। इसके अलावा सेल के ऑर्गेनेल्स में भी उपस्थित, यानी कोशिका में भी उपस्थित रहता है। तो वो कौन कौन सा कोशिका है, तो याद रखिएगा, प्रायः दोहरी झिल्ली वाला, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें भी राइबोसोम होता है। इसके अलावा प्लास्टिड हो गया, हरित लवक, उसमें भी होता है। इसके अलावा आपने देखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी होता है। और चौथा न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, यानी चार जगह ये उपस्थित रहता है। इन चार कोशिकाओं में ये उपस्थित रहता है। ध्यान रखिएगा, हम नोट्स दे देंगे, उस पर लिखा हुआ है सारा चीज। इसके अलावा हम लोग पढ़ लिए, पैलेट ने खोज किया था, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। जितना भी जीवित कोशिका है अर्थ पे, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया, जितना भी है, सारे में ये उपस्थित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसका शेप कैसा होता है, तो गोल आकार में होता है शेप। किस किस अंग में उपस्थित होता है, कोशिका अंग में, तो चार मेनली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक पे, और ये न्यूक्लियस में, इन चारों में उपस्थित। इसके अलावा कोशिका के अंदर तो रहता ही है, जैसे कोशिका का है ये, कोशिका का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब तरल पदार्थ जो है भरा हुआ है, इसमें भी राइबोसोम बहुत जगह बिखरा हुआ है, छोटा छोटा, क्योंकि बहुत छोटा है, सबसे छोटा कोशिका अंग राइबोसोम ही का है, ठीक है। अब हम इसका प्रकार देखते हैं, कितना प्रकार का होता है, मतलब साइज के आधार पर इसका प्रकार किया है, मतलब किया गया, ठीक है। साइज मतलब तो दो साइज का है ये, एक बड़ा साइज में होता है, एक छोटा साइज में होता है। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे कि सबसे पहले जो हम लोग पृथ्वी पे बना है न्यूक्लियो प्रोटीन जो निर्माण हुआ, उसके बाद कौन सा जीव, तो बैक्टीरिया बना। तो जो जीव पहले बना वो प्रोकैरियोट होता है। बाकी हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे, डिवीजन करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। यानी प्रिमिटिव जीव जो हुआ, मतलब पुराना जीव जो है प्रोकैरियोट है, जो एकदम पुराना जीव है, जो एक तरह से। तो इसको दो डिवीजन किए, एक बड़ी राइबोसोम और छोटा। तो बड़ी राइबोसोम को 80S राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। और छोटे राइबोसोम को 70S राइबोसोम। ये दोनों याद रखना, दोनों बड़ी है, ये छोटा है। ऐसे मतलब डिजिट में भी बड़ा छोटा है, तो यहाँ से दो है। तो कोई कहेगा एस क्या है, एस जो है ना, ये मतलब एक तरह से होता क्या है कि कोई जैसे लिक्विड है, लिक्विड एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत है। इन दोनों में विस्कस फोर्स लगता है, विस्कोसिटी लगता है ना। तो जितना लिक्विड फ्लो करेगा, बोलेंगे जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगा, तो उतना धीरे धीरे फ्लो करेगा। विस्कोसिटी उस पर फ्रिक्शन जैसे है, सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, उसी तरह लिक्विड में मतलब विस्कोसिटी होता है। उसी तरह हमारे एक तरह से राइबोसोम को, जो मतलब राइबोसोम कितना ज्यादा फैलता है, उसको निथरना बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। निथरने की दर है ये, इसको अंग्रेजी में स्वेडबर्ग बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, ये निथरने, राइबोसोम के निथरने की दर है।
कितना ज़्यादा फैल रहा है, कितना ज़्यादा उसमें मूवमेंट है, ये मूवमेंट को दर्शाता है एस। एस फॉर एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग 70 एस राइबोसोम है, तो 70 स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम। इसमें कुछ गुण, इसका मतलब कुछ मतलब इसका ये इसका विशेषता बोल सकते हो, कुछ विशेषता है ऐसा किसमें होता है, ये चीज आपको उत्सुकता तो होगा ही। ऐसे इसमें ये जो है ना, जितना भी बड़ी वाली राइबोसोम है, सारे प्लांट सेल जितना भी है, एनिमल सेल जितना भी है, सारे में उपस्थित होता है, ठीक है। यानी सारे यूकैरियोट्स में, जितना आगे हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे यूकैरियोट किसको बोलते हैं, याद क्योंकि जितना प्लांट है, जितना एनिमल है, सारे में उपस्थित होता है। बाकी 70 एस राइबोसोम ओनली जो है प्रोकैरियोट में उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जीव हैं, जैसे प्रोकैरियोट जैसे जीवाणु हो गया, एक माइकोप्लाज्मा है, नाम सुने होंगे। ये भी एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा जीव है दुनिया का, याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा जीव है। इस सब में जो राइबोसोम पाया जाता है, पाया तो पूरा जितना लिविंग सेल है, जितना भी लिविंग सेल है, ठीक है, जितना भी। हमारा आंख का लेंस भी एक लिविंग सेल है, हमारा त्वचा भी एक, त्वचा तो नॉन लिविंग है, मतलब उसका अंदर का जो, उसका जो डिवीजन है, सारे मतलब जितना सेल है, प्लांट से फंगी हो, बैक्टीरिया हो, सारे में राइबोसोम होता है। बस उसका डिवीजन किया है कि किसमें 80s राइबोसोम होता है, किसमें 70s होता है। 80s राइबोसोम सारे यूकैरियोट में होता है, मतलब ये कि सारे प्लांट और एनिमल में। प्रोकैरियोट में 70s होता है, तो किसमें होता है, तो जीवाणु में होता है, माइकोप्लाज्मा में होता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। इसके अलावा बस था, क्लोरोप्लास्ट में होता है वो 70s। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s। इसके अलावा, ठीक है, अभी जैसे हम लोग देखा था अभी, किसमें किसमें पाया जाता है राइबोसोम। तो आपने बताया था राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, राइबोसोम केंद्रक में मिलता है, राइबोसोम हरितलावक में मिलता है, ठीक है। तो हम्म। उसी में से हम दो चीज देखेंगे कि 70s किसमें पाया जाता है। तो 70s न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, ओनली 70s राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट। उसमें भी प्लास्टिड का भी 3 डिवीजन हम लोग देखे थे ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियो सॉरी ओवर नीला जो था हम्म। तो वो है। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में ओनली जो है, और माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में पाया जाता है 70s, ठीक है। वैसे वैसे स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो दो यूनिट से बना होता है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर, एक हो गया थोड़ा सा, ये 70s राइबोसोम का दो यूनिट से बना होता है, इसको सब यूनिट बोल सकते हो, सब यूनिट वन और ये जो लोग सब यूनिट। क्लास में लास्ट तक रहेंगे उसको जो है कि 1-2 घंटे के बाद पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हाँ yes। वो कल कंप्लीट लिखा हुआ पीडीएफ है इसका, वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो दो यूनिट से ये बना हुआ है, तो ठीक है, दोनों जितना भी राइबोसोम है 2 यूनिट से बना होता है, उसको सब यूनिट बोल सकते हो, दो सब यूनिट से बना हुआ होता है। तो याद रखिएगा 80s राइबोसोम जो है, 40s सब यूनिट स्मॉलर जो है सब यूनिट है, और जो बड़ा वाला सब यूनिट है 60s सब यूनिट, इन दोनों से मिलकर बना होता है। एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। एस क्या कहलाता है, स्वेडबर्ग यूनिट क्या है ये, तो राइबोसोम के निथरने की दर है, यानी मूवमेंट का दर है वो, राइबोसोम का मूवमेंट का मतलब एक तरह से उसका रेट है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, ये हो गया एस। एस निथरने की दर। तो उसमें से ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम दो सब, यदि पूछ दिया घुस करके कि 80s यूनिट से कितने से बनाता है, तो आप लोग 40s और प्लस 40s दे दिया दो सब यूनिट, तो ये गलत हो जाएगा। ये 60s और 40s बना होता है, तो टोटल 100s यूनिट हो गया। लेकिन इसमें 20 यूनिट जो है इनविजिबल होता है, इसीलिए इसको 40 और 60 में ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें 20 यूनिट भी इनविजिबल होता है, उसी तरह इसमें 70s यूनिट जैसे है,
70s यूनिट है ना। इसमें से हम लोग 2 हो गया, उसके बाद 100 यूनिट ये है, 100 यूनिट 2, ये किससे होगा तो 30, ये कितने से होता है, ये 30s स्मॉलर वाला और ये 50s मतलब बिगर जो है। तो 5 30 80 हो गया 80s। इसमें भी 10 यूनिट इनविजिबल होता है सब यूनिट, ध्यान रखिएगा, मतलब 30 प्लस 40 नहीं कर देना है, ये होता है 30 प्लस, ये गलत हो जाएगा, 30 प्लस 50, 30s और 50s दोनों से मिलकर बना होता है। तो सब इतना ही जानना था। तो आपकी अब जैसे बताया था आपको अभी जस्ट कि सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा, तीनों चीज में उपस्थित होता है। 70s किसमें किसमें, 5 चीज। पहला जीवाणु, जितना भी बैक्टीरिया है। दूसरा माइकोप्लाज्मा, ये भी एक जीवाणु का नाम है। बाकी माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, जीवाणु का क्या जानते हो, जीवाणु एक कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। बस डिफरेंस ये है कि इस माइकोप्लाज्मा में वो कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति उसमें उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा जैसे जीवाणु को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं ना, एंटीबायोटिक क्या करता है, इस एंटीबायोटिक का फंक्शन है, ये सेल वॉल जो होता है ना प्रेजेंट कोशिका भित्ति, उसको ये डैमेज कर देता है और डैमेज करके इसमें केमिकल एंट्री ले लेता है, इसलिए ये मर जाता है। तो उस फंक्शन पे है। माइकोप्लाज्मा किसी के अंदर है या कहीं भी है तो इसके अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं, तो फिर इस पे एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता है। यानी साइंटिस्ट का जो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक तैयार किया गया है, ये जीवाणु पे तो करता है, लेकिन ऐसा जीवाणु एक सबसे छोटा जीवाणु है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इस पे तो मतलब ये होता ही नहीं सेल वॉल, तो इसके कारण इस पे एंटीबायोटिक भी वर्क नहीं करता। तो याद रखिएगा सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा होता है। बाकी ब्लू ग्रीन अलगी, नाम में अलगी है, सवाल है, लेकिन ये सवाल नहीं है, बैक्टीरिया है, ठीक है। इन तीनों में 70s। बाकी 2 चीज रख दीजिएगा, हमारे कोशिका के कोशिकांग 2 कोशिकांग, एक क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का एक ये है टाइप है जो प्लांट सेल में है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में है। इन दोनों में भी 70s होता है। बाकी सारे एनिमल, सारे प्लांट, सारे जीव में यूकैरियोट हो तो सारे में 80s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। तो कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग कौन हुई, तो राइबोसोम हो गया। राइबोसोम, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारा राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है, राइबोसोम बताया आपको 5 जगह, यहाँ पे बताया था अभी जस्ट कि राइबोसोम सभी जगह उपस्थित होता है। इसके अलावा ये इन 4 सेल में भी, कोशिकाओं में भी होता है, ठीक है। कोशिका द्रव में तो उपस्थित रहता ही है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो है ना, उनको कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ राइबोसोम पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। पॉली मतलब बहु होता है, मतलब ज्यादा, 2 से अधिक पॉली। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम को पॉलीसोम बोलते हैं, बस ध्यान रखिएगा। इसका शेप हो गया राउंड शेप, ये हो गया राइबोसोम का शेप, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं। तो मेन फंक्शन क्या था राइबोसोम का, प्रोटीन का संश्लेषण करना, किसके हेल्प से, एमिनो एसिड के हेल्प से। एमिनो एसिड कहाँ से आएगा, ये सेंटर सॉरी न्यूक्लियस उपलब्ध कराएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस, तो एमिनो एसिड कौन लाएगा, तो हम आगे पढ़ेंगे, ये आरएनए लाएगा। ये ट्रांसफर करने वाला एक आरएनए होता है, टीआरएनए, वो लाएगा, और ये राइबोसोम निर्माण करेगा और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठेगा और वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अब देखते हैं सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम तारक काय, ये बस छोटा टॉपिक है। बस इसमें भी क्या होता है, झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, झिल्ली रहित, सहित नहीं, झिल्ली रहित। झिल्ली रहित मतलब कि जैसे राइबोसोम है उसी तरह ये है सेंट्रोसोम। अच्छा ये किससे बना होता है, जैसे राइबोसोम के बारे में पढ़ा ना, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, आरएनए वरएनए कुछ नहीं, वनली याद रखिएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और ध्यान रखिएगा सेंट्रोसोम के बारे में लिखिएगा, यह प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक करना है, नहीं पाया जाता है, सही है। ये जनरली पूछा है बहुत बार कि ये किस सेल में, वनली एनिमल सेल में पाया जाता है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है जैसे अलगी हो गया,
अलगी किसमें कैटेगराइज करते हैं? अलगी को प्लांट में कैटेगराइज करते हैं, तो बस यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा फंगी हो गया, फंगी में क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो इस कारण से इन दोनों के अलावा ओनली ये प्लांट सेल में पाया जाता है, और इन दोनों में पाया जाता है, अलगी में और फंगी में और प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में। बाकी प्लांट सेल का नाम नहीं पाया जाता है, जनरली प्लांट सेल नहीं हो गया। बस ये दोनों ध्यान है, और थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है? बस एक ही काम है इसका। जब हमारा कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, जैसे कोशिका विभाजन आगे देखेंगे, माइटोसिस और मियोसिस होता है ना, तो नए कोशिका का निर्माण जो होता है, या फिर जैसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका जो डिवीजन करती है, तो उस कोशिका विभाजन में जो क्या है, ये गुणसूत्रों का बंटवारा करता है, ठीक है। जैसे कोई जायगोट है, जायगोट के अंदर एक सेल होता है, ठीक है, उसमें जब ये और ये जायगोट है, जायगोट सिंगल सेल है, ठीक है। हमारे जायगोट जब बनता है, ये मादा और नर कोशिका मतलब जनन कोशिका मिल करके तो जायगोट बनता है, तो ये सिंगल सेल कोशिका है, ठीक है। ये सिंगल सेल है, तो ये धीरे धीरे डिवीजन होता है ना। यहाँ जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन कोशिका का होगा तो सारे चीज का डिवीजन होगा, तो उसमें गुणसूत्र का भी डिवीजन होगा, तभी तो अच्छे से प्रॉपर होगा वर्क। तो उसमें से जो डिवीजन है, तो डिवीजन के समय क्या है, ये गुणसूत्र का बंटवारा करता है। ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम का काम वही है, गुणसूत्र का बंटवारा करना और कुछ नहीं। बस यही चीज है, याद रखिएगा। तीन चीजें किस चीज का बना होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसमें उपस्थित होता है, तो ओनली एनिमल सेल में उपस्थित होता है। इसके अलावा ये शैवाल में, और इसके अलावा ये फंगी में उपस्थित होता है। इसका क्या काम है, तो इसका काम है गुणसूत्र का बंटवारा करना। जब कोशिका विभाजन हो रहा हो, तो उस समय गुणसूत्र का बंटवारा करना। इसके अलावा कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है। तो गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र का बंटवारा करना हो गया। इसके अलावा ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो हमारा कोशिका का निर्माण क्या कैसे होता है? हमारे कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से ही होता है। हम लोग सेल थ्योरी पढ़े थे कि नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं से ही होता है, उन्हीं के डिवीजन से होता है। उस डिवीजन में जो बंटवारा होता है, या उस डिवीजन में जो हेल्प करना है विभाजन में, उसमें इनका काम होता है। बाकी बस खत्म। हम लोग अभी राइबोसोम खत्म कर लिए, सेंट्रोसोम खत्म कर लिए। अब एक छोटा सा एनसीईआरटी जब आप उल्टाएंगे 11th क्लास की, तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा साइटोस्केलेटन नाम से। मान लीजिए कभी पूछ दिया साइटोस्केलेटन, ठीक है, इस क्या है? ये भी एक कोशिकांग है। जनरली आप नहीं सुने होंगे इसलिए, क्योंकि नहीं पढ़ा जाता है, मतलब देख लीजिए। ये साइटोस्केलेटन भी एक कोशिकांग है। कहाँ उपस्थित होता है, तो ओनली किसी पे उपस्थित नहीं होता, किसी की कोशिकांग में नहीं, मतलब ये ओनली जीवद्रव में उपस्थित होगा। बहुत छोटी कोशिका है। किससे बना होता है? ओनली प्रोटीन से बना होता है, तंतु वाले प्रोटीन से बना होता है। इसका काम क्या है, थोड़ा सा फंक्शन ही इसका है इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। साइटोस्केलेटन एक ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि हमारे सेल को जो है तीन चीज काम कर मतलब हेल्प करता है तीन चीजों में। पहला, ये मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, नहीं यांत्रिक मजबूती देता है, ठीक है, यांत्रिक मजबूती देगा। इसके अलावा ये जैसे मैट्रिक्स है, जैसे सेल के अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ है ना, उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो मैट्रिक्स मूवमेंट में, मतलब मैट्रिक्स मतलब जीव द्रव मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन है इसका, ये कोशिका का जो शेप है, राउंड, मतलब कोशिका का शेप होता है ना इस तरह, राउंड, फुल्ली राउंड तो नहीं, तो उस शेप को मेंटेन करता है। शेप मतलब कोशिका के आकार को मतलब बनाए रखता है, ठीक है, कोशिका के आकार को बनाए रखा। ये कोशिका के मैट्रिक्स जो है, जीवद्रव है, उसको उसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये यांत्रिक सहायता करता है, ठीक है।
हम लोग इसके बारे में पढ़े, ये प्रोटीन से बना हुआ था और ये जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। खत्म हो गया ये। इसलिए साइटोस्केलेटन छोटा टॉपिक है थोड़ा, ध्यान रखिए कभी पूछे इतना नहीं पूछना चाहिए। साइटोस्केलेटन जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीव में उपस्थित होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसका 3 फंक्शन है। बाकी यही कर सकता हूँ। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देखते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल जितना था देखिए, इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है राउंड से दोहरी झिल्ली वाला, और इसके अंदर जितना मटेरियल है ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये दिख रहा है न्यूक्लियॉन्स है, केंद्रिका इसको बोलेंगे। बाकी इसके बारे में पढ़ चुके, इसके बारे में पढ़ चुके, ये रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। इसके बाद फिर सेंट्रियोल्स, अभी जस्ट पढ़े, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद फिर ये सेल का कुछ हद तक ऑर्गेनल्स खत्म होगा। आज हम अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ओनली केंद्रक, केंद्रिका नहीं। सेन न्यूक्लियस केंद्रक हो गया। इसका जब स्ट्रक्चर अभी जब आपने देखा था तो डबल ऐसे गिरा हुआ था ना, इसके अंदर ये यहाँ पे था न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल था, बाकी ये न्यूक्लियस का मैट्रिक्स हो गया, मतलब तरल पदार्थ हो गया। यही स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। 4 चीज इसमें ध्यान रखिएगा। पहला, ये झिल्ली वाला हो गया, केंद्रक का दोहरी झिल्ली, इसको झिल्ली बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये केंद्रक का द्रव हो गया, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा, केंद्रक द्रव। तीसरा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया केंद्रिका। केंद्रिका जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये है केंद्रिका, छोटा ऐसा है इसमें, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसके अलावा ये हो गया क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अच्छा ये क्रोमेटिन मटेरियल जो, यही 4 चीज हमको देखना है। अब बाकी देखेंगे कि न्यूक्लियस फंक्शन कैसे करता है, मतलब कोई भी सेंटर, इसको बोलते हैं ना कोशिका का नियंत्रण कक्ष, या कोई भी चीज जितना भी कोशिका कार्य करती है सारे न्यूक्लियस के ऑर्डर से ही करता है। ये कैसे वर्क करता है, एक दिन ऐसे हम लोग देखे थे कैसे वो केंद्रक से प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन लेकर के गया राइबोसोम के पास, राइबोसोम उसको प्रोटीन में हेल्प किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फिर रफ से स्मूथ में गया इंडोप्लाज्मिक में, वहाँ वसा का संश्लेषण हुआ। फिर इसी वसा से इंडोप्लाज्मिक से गोल्जी बॉडी का निर्माण हो गया था। वही गोल्जी बॉडी जब आगे गया तो डायरेक्ट कोशिका से बाहर प्रोटीन को दिया, और कुछ गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम में चेंज हो गया था। उसी तरह सेंट्रल है, यहाँ पे जो है इसी तरह वर्क करता है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे इसी तरह। ठीक है, जैसे क्रोमेटिन मटेरियल है, बताया ना अभी, जैसे ये एक क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी के क्रोमेटिन मटेरियल मतलब हो गया मटेरियल, क्रोमेटिन जिसको बोलते हैं धागा, अभी बोलते हैं क्रोमेटिन धागा। तो ये 2 चीज से बना होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन से, इसका कवर हो गया, जैसे एक वायर देखे होंगे, वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, बहुत रीजन से देखते हैं, सुरक्षा रीजन से देते हैं, मतलब उनको कवर कर दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे डीएनए को सुरक्षा करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है, उसको ऊपर से वो एक तरह से सुरक्षा करता है, और डीएनए उसके अंदर है। पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होगा। डीएनए के अंदर तो अनुवांशिक पदार्थ होगा, जो भी हमारा सेल डिवीजन हुआ था तो सेल का जितना भी सूचना है वो किसके अंकित है, तो डीएनए पे। क्या कब करना है, कब कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब वसा संश्लेषण करना है, सारे डीएनए देगा। इसमें तो अनुवांशिक पदार्थ है,
अनुवांशिक पदार्थ जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब अनुवांशिक पदार्थ हो गया। ठीक है। इसके अलावा इस पे सूचना भी अंकित होता है, कब क्या करना है, यही ऑर्डर भी देता है। तो ये कोशिका का डिक्टेटर भी है। तो अनुवांशिक सूचना भी इसी पे अंकित होगा। और हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो इसमें तो एक तरह से वही हो गया, अनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा, तो एक तरह से गैर अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। फिर क्या होगा, मैंने बताया अभी जस्ट कि क्यों इस यूज होता है, जिस तरह वायर पे कवर करने के लिए प्लास्टिक का सुरक्षा का दृष्टि से इसको सुरक्षा, डीएनए को जो है, डीएनए को सुरक्षा करना है, डीएनए की सुरक्षा के लिए जो है, ठीक है, डीएनए की सुरक्षा के लिए हम इसको इसको यूज, मतलब इसका यूज वही है, डीएनए का सुरक्षा करना। ठीक है। प्रोटीन कैसा है, एसिडिक है या न्यूट्रल प्रोटीन, ये क्षारीय प्रोटीन होता है। स्टोन जो प्रोटीन है, ये क्षारीय प्रोटीन होता है, यानी बेसिक नेचर होता है इस प्रोटीन का। इससे ये कवर्ड रहता है डीएनए। ठीक है। अच्छा ये होता है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो सभी लोग जानते होंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1931 में किया था। और यहाँ जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, इसका खोज किया था फ्लेमिंग ने। इसे हम लिख दिए हैं उसमें नोट्स में। इसका खोज फ्लेमिंग द्वारा हुआ था, और उसके खोज रॉबर्ट ब्राउन। आगे देखेंगे न्यूक्लियस का खोज, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वर्क किसके किया था। अच्छा ये केंद्र के बारे में बताइए, क्या करता है, ये सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है। ठीक है, जितना भी कोशिका कार्य करेगी, सभी कार्य का नियंत्रण केंद्रक ही करेगी। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। हम लोग इसको 4 भाग में बांटे थे, इसमें क्या क्या चीज था, पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव, तीसरा केंद्रिका, और चौथा क्रोमेटिन मटेरियल। इसके बारे में तो थोड़ा मोड़ा पढ़े, आगे देखते हैं और आगे। अच्छा केंद्रक झिल्ली का क्या वर्क है, क्योंकि इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है केंद्रक झिल्ली का। स्ट्रक्चर जो है इस तरह डबल मतलब होता है। तो इसका जो झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली होता है। ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसको स्पेसिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, तो पढ़ने में लिखने में भी समझने में आसानी होगा। पहले हम लोग केंद्रक झिल्ली देखते हैं, केंद्रक झिल्ली का क्या फंक्शन है। यानी झिल्ली से बहुत देखे, राइबोसोम तो झिल्ली से घिरा ही नहीं था, उसके पास तो झिल्ली भी नहीं था। जैसे लाइसोसोम हो गया, उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन झिल्ली था। उसी तरह केंद्रक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मतलब ऑर्गेनेल्स है, इसके कारण से इसके दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ था। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोहरी झिल्ली है, उसी तरह ही भी। बाकी किसका बना हुआ होता है झिल्ली, जनरली आपके बारे में झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है। लिपिड मतलब वसा। तो इसको मेनली इसका नाम है लाइपोप्रोटीन। कहीं आएगा कि कोशिका के अंदर झिल्ली किसका बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन मारना। इसके अलावा अच्छा ये झिल्ली किसमें नहीं होता है, केंद्रक तो होता है लेकिन झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जितना भी सेल है ना, जो प्रिमिटिव जीव है, जैसे बैक्टीरिया होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब में केंद्रक में झिल्ली नहीं होता है, ध्यान रखिए। जितना भी एनिमल सेल है या मैच्योर सेल है, तो सारे में झिल्ली होगा, चाहे वो फंगी क्यों ना हो। ठीक है। प्लांट सेल सारे में, एनिमल सेल सारे में। बस बैक्टीरिया में ध्यान रखना, बैक्टीरिया में नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोट में नहीं होता है। अच्छा झिल्ली का फंक्शन आप लोग पढ़े थे, कि आप लोग बताए थे सेमी परमिएबल होता है ना। हम बताए थे कि सेमी की जगह कहीं यदि सिलेक्टिव परमिएबल हो, तो वो भी टिक करना है, और यदि मोर देन वन हो तो इसके कारण से इस झिल्ली का दोनों फंक्शन, सेमी परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिलेक्टिव रूप से ये मतलब कुछ चीज़ों को आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है। अपने से ये सिलेक्ट करता है किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। और वास्तविकता ये है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब दोनों चीज एक ही वर्क करें। कितना चीज समझे झिल्ली के बारे में, किसका, तो ये प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, दोहरी झिल्ली होता है। इसके अलावा ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, या फिर अर्ध पारगम होता है। अच्छा फंक्शन क्या है, झिल्ली क्यों जरूरी है इसका, बताइए कि इसका काम क्या है, झिल्ली का काम। कि कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका के बाहर झिल्ली होता है ना, क्या काम है, कोशिका के अंदर जो है
एक तरह से कौन सा पदार्थ आएगा नहीं आएगा या जाने देगा, कौन सा पदार्थ, जैसे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन को तो बाहर निकालना, या CO2 ज्यादा हो गया है, CO2 को तो बाहर निकालना है, तो वो काम झिल्ली करेगा उसको मेंटेन। CO2 को मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके थ्रू फिर बाहर चला जाएगा, जहाँ कंसंट्रेशन हाई से लो जो होता है। तो उसी तरह ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन बाहर, जो सेल वेसल है, सेल वेसल में ऑक्सीजन है तो उससे फिर सेल में अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। उसी प्रकार इस झिल्ली का केंद्रक झिल्ली में भी, केंद्रक झिल्ली का वर्क है, केंद्रक का तथा केंद्रक, जैसे न्यूक्लियस के बाहर जितना मटेरियल है और इसके केंद्रक के अंदर जो मटेरियल है, इसको केंद्रक द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, सॉरी केंद्रक द्रव। यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ है, मैट्रिक्स है, तरल पदार्थ है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, सॉरी केंद्रक द्रव। इसके बाहर जो पदार्थ है सेल के अंदर, तो कोशिका द्रव, ठीक है। तो ये केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का जो है, इसके आवागमन को जो है ना मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह यहाँ पे है ना, जिस चीज को आवागमन यहाँ पे मेंटेन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, बाहर का और अंदर का, उसी तरह की ये कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक द्रव के बीच के मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है। मतलब उसके मूवमेंट में कौन सा मटेरियल अंदर जाना है नहीं जाना है, RNA निकलेगा या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन निकलेगा, तो ये सब जो मेंटेन है, ये सब मेम्ब्रेन का काम है। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़े? पहला, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता है। दूसरा, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। तीसरा, ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। चौथा, ये सेमी अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका फंक्शन देखे, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के आवागमन को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या आप देखे थे यहाँ पे? दूसरा देखा था ना, ये केंद्रक द्रव, है ना। दूसरा हो गया केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव है, कोशिका मतलब कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। ये किसका बना होता है? तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है पूछ देगा, केंद्रक द्रव के अंदर क्या क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है सारे किसके अंदर होता है? तो केंद्रक कोशिका द्रव के अंदर होता है, चाहे वो केंद्रक ही क्यों ना हो। केंद्रक हो, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी कोशिका होंगे सेल ऑर्गेनेल्स है, सारे कोशिका द्रव में उपस्थित रहता है। उसी तरह केंद्रक द्रव के अंदर क्या क्या उपस्थित रहता है? तो पहला चीज, जैसे आपने पढ़ा, एक अभी स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ। देखो, ये जितना भी मटेरियल इसके अंदर होगा, ये सारे केंद्रक द्रव के अंदर होगा। इसमें ये एक केंद्रिका हो गया, ब्लैक वाला स्पॉट जो दिख रहा है, केंद्रिका हो गया, तो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो है क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन धागा तो किसका है? इसके अंदर डीएनए होता है। क्रोमेटिन धागा जो है प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर में डीएनए रहता है, इतना सेफ है। इसके अलावा कुछ खनिज लवण है इसके यहाँ पे, और एंजाइम्स, ये दोनों चीज होता है। बाकी RNA होगा, राइबोसोम होगा, ये दोनों चीज। तो कितना चीज हो गया? एक तो क्रोमेटिन मटेरियल, दूसरा न्यूक्लियॉन्स, तीसरा हो गया खनिज लवण और एंजाइम्स, चौथा हो गया RNA, और पांचवा हो गया राइबोसोम। ध्यान रखिए। डीएनए क्या हुआ? डीएनए नहीं है बोलिएगा, डीएनए तो क्रोमेटिन में चला ही गया। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो तो उसके अंदर तो डीएनए है ही, क्योंकि डीएनए कवर है किससे? एक मटेरियल से, प्रोटीन से। वो प्रोटीन का नाम है क्रोमेटिन, सॉरी हिस्टोन, तो इसीलिए क्रोमेटिन आ गया। इतना चीज इसके अंदर उपस्थित होता है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है कुछ। अब हम लोग देखते हैं केंद्रिका, ठीक है। ब्लैक स्पॉट जो दिख रहा था ना बड़ा ऐसा इस तरह, यही है केंद्रिका। अच्छा, इसका खोज जो है, बुक में जब पढ़िएगा तो खोज मिलेगा। इसका खोज जो है फोंटाना ने किया था, ठीक है। केंद्रिका का खोज फोंटाना ने किया था।
और केंद्रक का खोज ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ब्राउन ने कब किया था ये सब। उसके बाद इसका नाम किसने दिया, केंद्रिका नाम किसने दिया, यानी न्यूक्लियॉन्स नाम किसने दिया। इसका नाम जो है बोमेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो बहुत ऐसे अंदर हो गया, बाकी एक बार माइंड में रहेगा तो ठीक रहेगा। फोंटाना ने इसका खोज किया था। केंद्रिका का नाम केंद्रिका बोमेन नामक साइंटिस्ट ने दिया। केंद्रिका किसमें अनुपस्थित होता है, सारे सेल में उपस्थित रहता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल। एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर ही कर देते ठीक रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल जितना है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, या माइकोप्लाज्मा हो गया, इन सभी में प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है केंद्रिका। किस चीज का बना होता है केंद्रिका। तो केंद्रिका में प्रोटीन होता है और आरएनए होता है और डीएनए होता है, ये तीनों चीज उपस्थित होता है। हम लोग अभी डीएनए देखे कि हिस्टोन प्रोटीन में उपस्थित है, जैसे सॉरी क्रोमेटिन मटेरियल में उपस्थित था, ये क्रोमेटिन धागा, इसके पे जीन अंकित रहता है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे आँख का जीन है, यहाँ त्वचा का जीन है, सब तरह का जीन है इसी पे। उसी तरह ये धागे पे तो था ही डीएनए, बाकी डीएनए किस पे है, तो कुछ डीएनए जो है केंद्रिका में भी होता है, यानी तीन चीज का मिला हुआ है, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। यदि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 85% होता है, ये 10% होता है, ये 5% होता है, ठीक है। तीनों चीज से मिलकर बना हुआ होता है केंद्रिका। बाकी इसके बारे में हो गया खत्म। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल है। हम क्रोमेटिन मटेरियल को देखते हैं जब थोड़ा सा, एक मिनट। क्रोमेटिन मटेरियल ये धागा है, क्रोमेटिन धागा जो पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, जीन के बारे में थोड़ा जान लो तब क्रोमेटिन धागा देखते हैं। जीन क्या है, जीन क्या है, जीन ऐसे जानते हैं, बचपन में जैसे पढ़ा होगा, जीन अनुवांशक मतलब नहीं पढ़े, अनुवांशिकता की इकाई है, इस तरह टीचर बोलते हैं अनुवांशिकता की, मतलब जो भी चीजें हैं अनुवांशिक का सबसे छोटा रूप है जीन। जीन हर चीज का, उसके बाद जीन से डीएनए इसी पे अंकित होता है। तो जीन जो है अनुवांशिकता का इकाई हो गया। डीएनए है, मान लिया जाए ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे उठाए हैं, यहाँ काट के लाए हैं, चलो ये वाला हो गया, ये डीएनए हो गया। डीएनए में ही जीन होता है, मतलब एक डीएनए में कई जीन हो गया, तो यानी इसका वैसा खंड हो गया एक तरह से जिसपे कि कुछ विशिष्ट सूचना है। मान लिया जाए हमारे मतलब आंख का रंग अलग करना है, वो सूचना होगा तो किस पे होगा, अनुवांशिक सूचना डीएनए होगा, वो डीएनए के कारण से होता है, ठीक है। डीएनए का मतलब एक तरह से जीन, जीन हो गया अनुवांशिकता की इकाई। और ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल का मान लिया थोड़ा सा तोड़ के लाए, ऊपर से तो कवर है हिस्टोन प्रोटीन, उसको भी निकाल दिए, तो फिर बचेगा मेरे पास क्या, केवल डीएनए बचेगा, ठीक है। सारे डीएनए यहाँ से यहाँ तक डीएनए, उसमें भी जीन क्या है, तो डीएनए का भी खंड रूप है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक के डीएनए में आंख का रंग ब्लू करना है, ये वाला जीन छुपा हुआ है, ये आंख का रंग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डीएनए, यानी ये डीएनए यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए अंकित है, ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, ये खंड जो है ना ये जीन कहलाएगा, ठीक है। एक तरह से हो गया डीएनए का निश्चित खंड जिस पर कोई विशिष्ट लक्षण या फिर आनुवंशिकता की सूचनाएं पाई जाती है। जैसे आंख का कलर का सूचना जो है इस डीएनए के खंड पे मिल गया, इस खंड को बोलेंगे जीन। सबसे छोटा रूप जीन होगा, जीन से बड़ा क्या मिला, डीएनए, डीएनए के ऊपर कवर क्या मिला, क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब ये नहीं, ये गलत है, मतलब बता रहा हूँ, इस तरह सोच सकते हो माइंड में। जीन सबसे छोटा रूप हो गया, डीएनए खंड है, यहाँ से मान लिया यहाँ का खंड है, हाथ का लंबाई का खंड कितना लंबा होगा हाथ, इसका मतलब पूरे जीवन का, ये डीएनए है। इस डीएनए के इस खंड पे इसका सूचना है तो ये जीन हो गया, यानी हाथ के लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है डीएनए, उसका ये इतना चीज में है, ठीक है। तो डीएनए का खंड हो गया जीन जिस पर सूचना अंकित हो, या शॉर्ट मतलब बोल सकते हो कि यह आनुवांशिकता की इकाई।
पता है एक चीज, हमारे शरीर में, मानव शरीर में लगभग, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में लगभग 30,000 जीन होता है, 30K। ठीक है। और एक जीन जो है एक ही लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके बारे में चार चीज पढ़े। डीएनए का खंड है, इस पर आनुवंशिकता की सूचनाएं पाई जाती हैं। एक सूचना, मान लीजिए आंख का सूचना है, हमारे आंख का कलर मतलब यदि व्हाइट है, तो उसका सूचना केवल एक ही जीन पे होगा। इस तरह मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा। जनरली ऐसा होता है, बाकी कुछ केस में जैसे त्वचा के केस में और भी कुछ केस में एक से अधिक सूचनाएं रहता है एक जीन पे, लेकिन एक जीन पर एक ही सूचना मिलता है। उस तरह से हमारे शरीर में 30,000 जीन है। आगे हम लोग अब देखते हैं कल, ठीक है, इस पे हम देखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में, और कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है और कैसे उसका फंक्शन है, और फिर कैसे सेल डिवीजन होता है, हमारा गुणसूत्र का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, ये कल देखते हैं। तो आज हम लोग देखें केंद्रक, देखें इसके पहले सेंट्रोसोम, उसके पहले राइबोसोम, और एक छोटा सा टॉपिक देखे थे साइटोस्केलेटन। कल हम लोग देखेंगे आगे, जैसे डीएनए को आगे बढ़ाएंगे। डीएनए जैसे क्रोमेटिन मटेरियल पे हो गया, डीएनए से फिर इसको जब सेल डिवीजन होगा तो फिर इसमें देखेंगे कैसे हमारा गुणसूत्र का बंटवारा कैसे होता है। कल हम लोग सेल डिवीजन भी पढ़ लेंगे, माइटोसिस और मियोसिस जो है। बाकी अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कल इसका लिखवा मतलब नोट्स भी दे देंगे, और हाँ, तो फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। सेल फिर हो जाएगा, फिर टिश्यू करेंगे। ठीक है। हेलो। सर तो क्लोज किया जाए फिर तो। हेलो। हाँ सर। ठीक है सर, आगे आप क्या करते हैं फिर।